लोग बात करते हैं, क्या है मेरे दोस्त, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। अभी जो शादी का जो वेन्यू है उसे फाइनलाइज नहीं किया गया है। अरे बोलो भाई साहब, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना जी। इज दैट क्लियर और नॉट? बात बताइए। तो चलिए मेरे बंधु, तो इसमें हम लोग बात करते हैं। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं मेरे दोस्त, जब कोई भी शब्द किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर सब्जेक्ट का कार्य करता है, वर्क एज अ सब्जेक्ट, तो मेरे बंधु जो प्रीपोजिशन होता है उसी के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब यूज करते हैं। तो मेरे भाई जरा बता दीजिए, हम यहां पे जो वेन्यू यूज कर रहे हैं मेरे बंधु, इस वेन्यू के साथ में क्या यूज करेंगे? हैव नहीं, इस वेन्यू के साथ में हैज का यूज करते हैं। इसे आप 100% समझ लीजिए। बोलिए जी हां कि ना। इज दैट 100% क्लियर? तो यहां पर मेरे दोस्त वेन्यू के साथ में हैज का यूज करेंगे, हैव का नहीं। सो ऑप्शन बी में एरर है। किस में एरर है मेरे बंधु? ऑप्शन बी में एरर है। इज दैट एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन शुड बी टेकन। अंडरस्टैंड क्लियरली? अरे बोलो हां कि ना जी। चलिए, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, देखते हैं। एक एक वर्ड मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा, आपको प्रॉब्लम फेस करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज बिफोर यू। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। बताइए, मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी माइथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। सो मॉडर्न साइंस जो है मेरे दोस्त, वो हमारे बहुत सारे माइथ्स हैं किसमें? हमारे फूड और डाइट में, प्रेजेंट टाइम में। तो ये बताइए, मॉडर्न साइंस जो है मेरे बंधु, वो कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाए, साइंस आ जाए, मैथ्स आ जाए, बायो आ जाए, फिजिक्स आ जाए, सब हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। इनका प्रयोग कभी प्लूरल में हम नहीं करते हैं। बोलो मेरे भाई हां कि ना। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार सेशन में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, और हम लोग एकदम पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ सेगमेंट को पढ़ते हैं। तो बताइए कहां पे एरर हो गया? ऑप्शन डी में एरर हो गया मेरे भाई, ऑप्शन डी में एरर हो गया। अगला बताइए, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। देखते हैं जी, देखते हैं क्या क्या गलती है, देखते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बता दीजिए कि इसमें क्या एरर है। एक भी सेगमेंट आपको कंफ्यूज नहीं करना है मेरे बंधु, नहीं तो सेंटेंस तुरंत क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा कहिए, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क। मैं चाहता ये हूं कि तुम 2 दिन के अंदर इस काम को करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर समझ लीजिए फाइन लग जाएगी। बोलते नहीं, 2 दिन के अंदर यह कार्य हो जाना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दे लीजिए। बोलो हाँ कि ना। तो जरा बताइए, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days नहीं मेरे दोस्त, विद इन 2 days करेंगे तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अंडरस्टैंड क्लियरली और नॉट? सो ऑप्शन आपका कौन सा? सी में एरर है। चलिए बताइए अगला, माई ब्रदर स्पीक्स इन सो लो वॉइस, सो लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट। अच्छा, माई मदर है। माई मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस, मेरी मां बहुत धीरे आवाज में बोलती है। इसकी इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट सी इज सेइंग, यही समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि वह क्या कह रही है, कि वह क्या कह रही है। बोलो हाँ कि ना। इज दैट एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से मेरे भाई आप सभी लोग तुरंत समझ सकते हैं इस सेंटेंस को। अरे यार भाई साहब, हमने आपको पढ़ा रखा है, कल भी पढ़ाया था और संडे को भी पढ़ाया था। TOO के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? TO2। लेकिन सो के साथ क्या यूज करते हैं? दैट। क्या यूज करते हैं भाई? दैट। बोलो हाँ कि ना।
Is that any problem, any confusion? Is that any problem, any confusion? No problem should be taken in your mind. आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। बात समझ में आ गई? तो जरा आप लोग बताइए भाई, यहां पर जब दैट लगा है, और एक चीज और हम लोग यूज करते हैं कि सच के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं और सच के साथ हम लोग एज भी लगाते हैं। तो अब आप सोच रहे हो सर अब क्या करें हम लोग? तो मेरे भाई साहब, जब नेगेटिव सेंस होता है तभी हम सो के साथ दैट लगाते हैं। जब किसी को किसी के जैसा बताने की बात करते हैं तो हम सच दैट के साथ सच लगाते हैं। तो यहां पे क्या सुटेबल होगा जरा बताइए? सच। माई मदर स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस that it is difficult to understand what she is saying, कि ये सुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वह क्या कह रही हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसमें कहां पे एरर हो गया मेरे दोस्त मेरे भाई? इसमें एरर हो गया आप लोगों का ऑप्शन सी में। क्या? सो की जगह पे सच का यूज करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैं आपको कंडीशनल्स के बारे में पढ़ा दिया हूं। किसके बारे में? कंडीशनल्स के बारे में पढ़ा दिया हूं, जिसे आपको समझना है। क्या मेरे बंधु? ये कि जरा समझिए, अगर हमने यहां इफ यूज किया और इफ के साथ वर आया तो दूसरे सेंटेंस में वुड या कुड या फिर शुड, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इफ यूज करते हैं यहां पे हैड के साथ नाउन, तब भी हम लोग वही वुड, कुड, शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इफ के साथ में अगर हमारे सामने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये है एक्चुअल सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस। मेरे भाई, अगर आप समझेंगे इन्हीं का इन्वर्जन ये होता है, ये जितने भी इफ वाले सेंटेंस हैं इनको इनकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करके ही इन्वर्जन बनाया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, इफ आई हैड टॉट हिम ही वुड हैव पास्ड। जरा बताइए मेरे बंधु, अब इस सेगमेंट में क्या करेंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, हैड आई टॉट हिम ही वुड हैव पास्ड। अब जरा मेरा बच्चा बताइए, दोनों का मतलब सॉरी, दोनों का मतलब सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है बच्चे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, दोनों का मतलब एकदम डिक्टो एंड सेम टू सेम है। आपको समझना है बस एकदम अच्छे तरीके से, दोनों का मतलब एक ही है, बस यहां इफ नहीं आया है, यहां हैड आ गया है, यहां इफ आया है, यहां हैड आ गया है। इसी को इन्वर्जन कहते हैं। तो वही इन्वर्जन में तो बनाया है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय पर ना पहुंचते, ही विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, वह अपना जीवन खत्म कर देती, मतलब मर जाती, आत्महत्या कर लेती। कुछ ऐसा सेगमेंट आ रहा है। तो जरा बताइए बेटा, जब हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई तो हमको यहां विल हैव करना है या फिर वुड हैव यूज करना है? वुड हैव यूज करना है, तो यहां पे आप विल की जगह पे वुड यूज कर दीजिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले सेगमेंट पे अगर हम बात करें तो अगला क्या कह रहा है? If I had been there, I would surely solve फिर से वही गलती। ये बताइए बेटा, had के साथ बीन क्रिया की कौन फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है।
बीन क्रिया की कौन फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। बी वॉज बीन, तो ये बीन पैसिव वॉइस में तो आया नहीं क्योंकि यहां देयर लगा है, इसका मतलब ये हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है। तो जरा बता दीजिए आप ही लोग, हैड के साथ अगर क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है तो आगे ओनली वुड नहीं आता, वुड हैव यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वुड हैव यूज किया जाता है। तो जरा बता दीजिए इसमें, आई वुड श्योरली हैव सॉल्व्ड, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी में हैव आ रहा है और किसी में हैव नहीं आ रहा है, वहां भी हैव नहीं आ रहा है। और जैसे ही हैव आएगा क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जाएगा। क्या यूज कर लिया जाएगा? वर्ब थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड माय डियर? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले सेगमेंट में। ईच ऑफ द गेस्ट्स वर, मेरे दोस्त हमने आपको पिछली ही क्लास में पढ़ाया, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, इन सभी के बाद मेरे बंधु हमेशा नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है। ठीक है मेरे भाई? तो जरा बताइए, ईच ऑफ द गेस्ट्स वाज गिवन, ईच ऑफ द गेस्ट्स वाज गिवन। तो अब जरा आप लोग समझ लीजिए और बताइए, यही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि प्रत्येक गेस्ट में से कोई एक या किसी एक की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है मेरे दोस्त, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आविका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है मेरे दोस्त। अगर आपका सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, पहला नंबर ही ये गलत हो गया। आविका को हम सी मानते हैं, अंडरस्टैंड्स को या डू नॉट या डज नॉट मानते हैं, तो सी के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? डजंट सी यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? इज सी गलत है, नो इंप्रूवमेंट्स गलत है, डजंट सी एकदम सही है, यही सही हो जाएगा, डजंट सी। अंडरस्टैंड माय डियर? बोलो हां कि ना। आगे, आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग के बाद वॉज पुल्ड आउट द बिल्डिंग, वॉज पुल्ड आउट द बिल्डिंग। जरा सोच समझ के बताइए, देखते हैं कितने बंधु बता पाते हैं। बहुत ही सिंपल सा एरर है भाई साहब, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी सिंपल, बता दीजिए। बोलिए। क्या कह रहा है कि आफ्टर ओल्ड बिल्डिंग के बाद वॉज पुल्ड आउट। मेरे भाई पुल्ड आउट का मतलब होता है हटाना। क्या किसी बिल्डिंग को हटा देंगे क्या? ऐसा है अब वह पुरानी हो गई, हटा के दूसरी ले आओ रख दे जो भाई साहब, ऐसे पॉसिबल है? नहीं। पुल्ड आउट द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टर सर्वेड द प्रोग्राम ऑफ द वर्क। क्या करेगा मेरे बंधु, जरा बता दीजिए। अरे मेरे भाई, यहां पे पुल्ड आउट की जगह पे पुल्ड डाउन होता है, जिसका मतलब ढहा देना या भवन को गिरा देना। जब ओल्ड हो जाएगी बिल्डिंग तो उसे गिरा दी जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वॉज पुल्ड डाउन। क्योंकि पुलअप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पुलअप का मतलब होता है थामना। कहते थोड़ा सा पुलअप कर लीजिए, थाम लीजिए इसको, इस चीज को थाम, मेरे उसको थाम लीजिए, ठीक है ना? तो ये होता है मेरे दोस्त। पुल ओवर का मतलब होता है कुचल देना होता है। तो यहां पे वो कुचली नहीं जाएगी बल्कि उसे गिराया जाएगा बिल्डिंग को, जो ओल्ड बिल्डिंग होगी। चलिए, वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद माई कजिन विच इज द लॉयर। हे भगवान, इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हैं आप सभी लोग? अरे बेटा ये बताइए, माई कजिन आपका पर्सन है और पर्सन के लिए कभी ना तो हु लगाते हैं, ना तो विच लगाते हैं, ना तो दैट लगाते हैं। हु लगाते हैं या हुम लगाते हैं, लेकिन यहाँ हुम भी नहीं होगा, क्योंकि हुम के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, हुम आई सपोर्ट, हुम आई डिस्टर्ब, हुम आई टीच, हुम आई प्ले, हुम आई सिंग, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो मेरे भाई अब जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि इसमें कौन सा सही होगा। हु इज द
लॉयर गलत है मेरे दोस्त। क्यों गलत है? क्योंकि वह एक लॉयर है। किसी भी पोस्ट के लिए हमेशा हम ए एन का यूज करते हैं। तो विच इज अ लॉयर गलत है, हु इज अ लॉयर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आगे बताइए। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ इंडिया is available in this book, are available in this book, has available in this book, were available in this book। देखते हैं कौन कौन से बंधु इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। मेरे दोस्त, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेंटी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और इंफॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में सबसे सुटेबल वर्ड इज होगा। Plenty of information about flora and fauna of India is available in this book। इस किताब में क्या है? अवेलेबल है। बोलो हाँ कि ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला बताइए बंधु। द मैन, आदमी, द मैन, आदमी जिसकी किताब बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, जिस आदमी की किताब आप पढ़ रहे हैं वो मेरे पिता है। तो मेरे भाई, जब आगे कोई नाउन आता है तो हम हुज का यूज करते हैं। हुज प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन। तो बताइए, दैट नहीं होगा, हु नहीं होगा, हुम नहीं होगा, हुज होगा, क्योंकि नाउन आएगा तो उसके साथ पोजीशन की बात करने वाला एज एडजेक्टिव आ जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? हुज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, वो आदमी जिसकी किताब आप पढ़ रहे हैं वो मेरे पिता हैं, वो मेरे फादर हैं, बोल रहे हैं, ऐसे यहां पे लिखा गया है। ठीक है मेरे बंधु, अगला बताइए इसमें क्या बात की जा रही है, सोच समझ के बताइए, कोई जोर जबरदस्ती जल्दी वाली बात नहीं है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मैंने आपको बता रखा है। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं अगर उनका पैसिव वॉइस बनाना है तो उनके बाद बी का प्रयोग करिए, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करिए, वह पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई? पैसिव वॉइस। तो क्या करेंगे? यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। कैन का कैन भी पहले में ought to be दिया है, दूसरे में should be दिया है, चौथे में might भी दिया है, मात्र एक ऑप्शन है जिसमें can भी दिया है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक सेकेंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। बोलिए मेरे बंधु हाँ कि ना। जैसे दिस प्रॉब्लम ought to be, ये ought कैन को कैन बी में बुलाते हैं, ought to आया, should be आया, might भी आया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। बोलो हाँ कि ना मेरे बंधु। Is that clear or not? The class teacher was taking children to the zoo. The class teacher was taking the children to the zoo। अब जरा आप सभी लोग बता दीजिए, the children, अब इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्त, अगर इज एम आर वॉज वर्ग के साथ आईएनजी होता है तो इज एम आर है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाइए, वॉज वर्ग है तो वॉज वर्ग के साथ बीइंग लगा के पैसिव वॉइस बना दीजिए। इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा मेरे बच्चे। तो जरा बता दीजिए, यहां पे विल है, विल गो है, यहां पे कैन हो है, यहां पे ओनली बीइंग है, ये गलत है। तीन के तीनों, ए बी सी तीनों। अब जरा बताइए, चिल्ड्रन प्लूरल है तो द चिल्ड्रन वर बीइंग, पैसिव कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में बीइंग आता है, वर बीइंग टेकन टू द जू बाय देयर क्लास टीचर। एकदम सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अंडरस्टैंड माय डियर। अगला, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन, क्या आप उसे टिकट कैंसिलेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिए थे? जरा आप सभी लोग बता दीजिए मेरे दोस्त, ये भी आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है मेरे बंधु। तो जरा बताइए, डिड आ गया तो यहां पे इसकी जगह पे या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा मेरे बाद, जिसमें विल है जिसमें इज है उसे पहले क्रॉस कर लीजिए।
अब जरा ऑब्जेक्ट देखिए, हिम है तो वॉज ही हो जाएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगा। क्यों आएगा मेरे दोस्त? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट, जब तक इज एम आर के साथ, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आएगा तब तक उसमें बीइंग नहीं लगेगा, इसमें बीइंग लगा, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। वॉज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द टिकट कैंसिलेशन बाय यू, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आइए रूल देख लेते हैं, रूल के हिसाब से समझ लेते हैं मेरे दोस्त। डिड यू इन्फॉर्म हिम, हिम आपका ऑब्जेक्ट है तो जब इधर आएगा तो ही होगा, डिड को हम लोग चेंज करेंगे वॉज में। उसके बाद मेरे दोस्त इन्फॉर्म क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टिकट कैंसिलेशन बाई, यहां यू ऑब्जेक्ट है तो यू ऑप्शन ए 100% करेक्ट हो गया बंधु, ठीक है। अगला, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है मेरे भाऊ? इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब जरा आप सभी लोग बताइए कि इधर ले आइए, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए द डॉक्टर सेड दैट होगा और सभी ऑप्शन में है आई होप। एवरीथिंग है, एवरीथिंग कोई नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सीधे सीधे लिख देते हैं। इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलते हैं, यहां विल है, यहां इज है, यहां आर है, बस एक ही ऑप्शन है, वह है ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया है इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलते हैं तो एवरीथिंग के साथ वॉज आता है, एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट। ऑल राइट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए अगला, रूपा सेड टू मी, रूपा ने मुझसे कहा, रूपा सेड टू मी प्लीज accompany him to the market, प्लीज accompany him to the market। ये किसने कहा बताइए? रूपा ने कहा। तो जरा बताइए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड लगेगा, जिसमें प्लीज लगा है उसे क्रॉस कर दीजिए, वह नहीं हो सकता। रूपा सेड टू मी, मेरे दोस्त सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे ना, ये भी गलत हो गया बी ऑप्शन में। रूपा रिक्वेस्टेड मी टू अकंपनी हर, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रूपा हर टू द मार्केट, एकदम सही है मेरे दोस्त, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लीज जब आता है तो उसे हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। किसमें? रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड केयरफुली, केयर की और नॉट, बोलो हाँ कि ना। तो मेरे बंधु अगले वर्ड की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, शकीला सेड टू द वेटर, शकीला वेटर से कहती है कि कृपया एक क्या ले आओ मेरे भाई, बताइए। तो इसका मतलब मेरे दोस्त वेटर जो है, वेटर का वो काम ही है सर्व करना। वेटर को कोई भी कह सकता, हाँ ये है कि मान मर्यादा सम्मान रिस्पेक्ट सबका होता है, लेकिन कहने का जो मतलब और कहने का जो तरीका है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट देम। तो बंधु जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि वो नॉर्मल बातचीत होगी। तो मेरे दोस्त सेड, वो टोल्ड में तो बदलेंगे ही, शेड वाले क्रॉस कर लीजिए मेरे भाई, ये गलत हो गया। तो क्या करेंगे जरा बता दीजिए। शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर अ कप ऑफ कॉफी, एकदम सही है, एकदम 100% सही है, एकदम 100% यही ऑप्शन सही है, इसमें नहीं बदलेंगे, कोई पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है बंधु, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए भाई साहब, ऑस्टर, ऑस्टर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, ये पूछ क्या रहा है और आपको बताना क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 को आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बता दीजिए, बोलिए। ऑस्टर वर्ड हम लोग ये अच्छा, ऑस्टर का सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्त? सिनोनिम्स बताना है। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कठोर, मजबूत, जिसे कहते हैं एकदम मजबूत प्रायोरिटी देना है आपको, मजबूत पोजीशन देना है। जब तक मजबूती नहीं रहेगी तब तक आप अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते। तो मेरे भाई उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, जरा इसे ही बता दीजिए मेरे दोस्त। केयरलेस जानते हैं, जनरस उदार होता है, अनविलिंग स्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट विल बी द सिनोनिम्स ऑफ ऑस्टर।
अंडरस्टैंड माय डियर। अगली बात करते हैं हम लोग, हॉस्टैलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टैलिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। तो अब इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है, एंटोनिम्स, अच्छा सिनोनिम्स पूछ रहा है। हॉस्टैलिटी मतलब दुश्मनी, एनिमिटी हो जाएगा, एनिमिटी, ये दोनों दुश्मनी हो जाएगा, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम सिंपैथी और गुडविल। सिंपैथी तो जानते ही है, मर्सी होती है, दया होती है। गुडविल अच्छा चरित्रवान वाला। फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रवत, बोलो हाँ कि ना। तो ऑप्शन डी एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है मेरे भाई। अगला आप लोग बताइए, अगला इरिडाइट। हम लोग खूब बोलते हैं, इसका एंटोनिम्स बताना है। इरिडाइट विद्वान व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जो बहुत जानकार होता है। स्कॉलरली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, हाईब्रो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, यही हो जाएगा इग्नोरेंट। ठीक है ना। सेवी वर्ड के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? सेवी का मतलब जानकार, समझदार होता है, अंडरस्टूड होता है। तो मेरे दोस्त ये है सेवी। अंडरस्टैंड क्लियरली और नॉट, हाँ कि ना। चलिए बंधु आगे बात करते हैं। बर्गेलरी, ट्रेजरी, एवियरी एंड नर्सरी। देखते हैं, ये सभी स्पेलिंग्स मैं आपको एसएससी सीजीएल में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। कई बार मैं आप लोगों को एसएससी में हम आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मिस स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है मेरे दोस्त। बर्गेलरी की स्पेलिंग रॉन्ग है। बर्गेलरी में BURGLARY होता है। बर्गेलरी का मतलब होता है चोरी। क्या होता है? चोरी। अब ट्रेजरी का मतलब खजाना, उसकी स्पेलिंग सही है। एवियरी तो हम सभी लोग जानते हैं, पक्षीशाला जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। और नर्सरी पौधशाला होता ही है, वह भी एकदम 100% करेक्ट है। चलिए साहब आगे हम बात करते हैं। सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स, जो बहुत सारे आइलैंड से जुड़कर जो बना होता है, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं द्वीप समूह। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ओशन, महासागर, बे, खाड़ी होता है। हार्बर मतलब बंदरगाह होता है। क्या होता है मेरे भाई? हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। तो जरा बताइए उसका क्या हो जाएगा? इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक लाइन का एक वर्ड होगा आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है द्वीपों का समूह। क्या होता है? द्वीपों का जो समूह होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? आर्कीपेलॉजी। ठीक है जी, अंडरस्टूड क्लियरली। अब हम लोग बात करते हैं अगले वर्ड की तरफ। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, उसे हम एक शब्द में गुलीबल कहते हैं। भोला भाला, सीधा साधा। क्या कहते हैं? भोला भाला या फिर सीधा साधा बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? आवाज आप तक अगर ना पहुंचे तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म मी दैट सर यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, अब सर आप सभी लोग बताइए, एक वर्ड इसमें यूज किया जा रहा है डेलिबल। शायद है कि सभी लोग जानते होंगे वर्ड ऑफ डेलिबल। डेलिबल वर्ड मेरे दोस्त अप्रत्यक्ष के रूप के लिए यूज करते हैं। इनकॉरेजिबल का मतलब असुधार्य, जिसे सुधारा ना जा सके। इनफेलिबल का मतलब उसी को वर्ड के लिए यूज करते हैं जो अचूक होता है, जो कभी फेल ना हो, इनफेलिबल होता है। तो गुलिबल हो जाएगा भोला भाला या फिर सीधा साधा, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। अगला बताइए मेरे दोस्त, थ्रू आउट हिज स्पीच, इडियम्स बताना है। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स इसका मतलब क्या है? सभी के कान मेरे तरफ थे जब मैं भाषण दे रहा था। इसका मतलब क्या? बड़े सावधान थे, बहुत ही ज्यादा। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, नो। कवरिंग दियर ईयर्स, नो। वहां वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से सुन रहे थे जब मैं भाषण दे रहा था। लोग बोलते नहीं भाई साहब, जब मैं भाषण दे रहा था, व्हेन आई वाज डिलीवरिंग स्पीच, सबके सब लोग एकदम कान लगा के सुन रहे थे भाई साहब, बड़ा ध्यान लगा के। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं वेरी अटेंटिव। जहां पे ईयर वगैरह की बात आ जाए मेरे दोस्त, वहां पे अटेंटिव समझ लिया करिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हर संभव प्रयास करना। क्या करना? हर संभव प्रयास करना, जितना हो सके उतना प्रयास करना, बिना प्रयास के ना रहना। मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब मान लीजिए कोई चीज खो गया कहीं पहाड़ी पे, तो आप वहां पर पहुंचते हैं, हर एक स्टोन उखाड़ खोल खोल के एकदम देखते, अरे भाई साहब यहां तो नहीं गया, वहां तो नहीं गया, वहां तो नहीं गया।
ये होता है अनटर्न, मतलब पूरा प्रयास करना। लीव द पाथ हाफ वे, गलत है। नॉट मेक इनफ एफर्ट, ज्यादा एफर्ट ना करना, प्रयास ना करना। टर्न एवरीथिंग एवरीथिंग अपसाइड डाउन, गलत है। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हां हर संभव प्रयास करना, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए साहब आ गया। आवर सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर बिकॉज इट इज मच मोर वाइडली स्प्रेड। हमारा सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा क्या है मेरे दोस्त, बताइए, सिक्योर है और बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड बिकॉज अनसिविलाइज्ड पीपल ब्रोक इन द डिस्ट्रॉयड मैन। क्या हो गया, जो अनसिविलाइजेशन है वो टूट चुके हैं, एकदम बर्बाद हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद प्रीवियस सिविलाइजेशन वर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड लाइक एन ओसिस in surroundings desert and savory. Eventually the desert closed in, the oasis was no more, but today it is the oasis which is spreading over the desert. Practically no part of the world is untouched by it. मतलब पूरे संसार का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो इनके द्वारा तलाशा ना गया हो, तब जाके ये सिविलाइजेशन की बात हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, द वर्ल्ड हैज now a chance of becoming a single whole, a unity. Today the food we eat comes from all over the world. जो आज हम जो भोजन खाते हैं वो पूरे संसार से आता है। कहीं से गेहूं आता है, कहीं से चावल आता है, कहीं से नींबू आता है, कहीं से सेब आता है, कहीं से क्या नाम है कि आपका क्या कहते हैं, बादाम आता है, कहीं से खजूर आता है, सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट चीज आता है। द थिंग इज ग्रोसियस सॉफ्ट आर फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थ, संसार के कोने कोने से आता है। देयर आर ऑरेंजेस फ्रॉम ब्राजील, ग्रेप्स फ्रॉम अफ्रीका, राइस फ्रॉम इंडिया, टी फ्रॉम चाइना, शुगर फ्रॉम कोलंबिया, ईटीसी। ये बहुत सारी चीजें जैसे होता है, ठीक है ना। टुडे द वर्ल्ड इज beginning to look more like one enormous box. Therefore, there is little danger upon our civilization from outside. The danger comes only from within. It is a danger from the among these words. Understand my dear? तो ये हो गया। आगे हम बात करते हैं और क्या बात हो रही है। Today, the sharing out of money, sharing out of food, clothing, houses and books, सारी चीजें शेयरिंग आ गई। मतलब क्या है, आप मेरा ये यूज कर लिए, मेरा वो यूज कर लीजिए, मैं आपका वो यूज कर लेता हूं, वो आपका ये। अब तो आपने एक चीज देख लिया होगा कि शादी विवाह में जो कपड़े आते हैं, जो शेरवानीज आते हैं, जो आपके लहंगे आते हैं, उसको भी लोग क्या करते हैं, किराए पे लेके यूज कर लेते हैं। सब डिफरेंट टाइप का सिचुएशन हो गया। Is it very unfair? In England alone is sharing out of national income. We find that one half is divided among every 16 people, and 17% gets the other half. So while some few people live in luxury, many people not even enough to eat and drink and wear. जान लीजिए भाई साहब, इस संसार में बहुत से लोग कितने एकदम आलीशान से रह रहे हैं। एक घर में बहुत बड़ा सा बना हुआ है 1 बीघे में, उसमें मात्र 2 से 3 लोग रहते हैं। एक तो ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाने नहीं है, पानी पीने के लिए पीना नहीं है, पानी नहीं है। अगेन इन इंग्लैंड टुडे thousands of people live in dreadful surroundings. चारों तरफ डरे हुए पड़े रहते हैं। There are many families of 5 and 6 persons who live in a single room. देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6 से 7 लोग एक ही सिंगल रूम में रहते हैं। आगे, in this same room they are born and in this same room they die because they are too poor to afford another room. Until everyone gets his proper share of necessary and delightful things, our civilization will not be perfect. हमारा civilization पूरी तरह से perfect नहीं है।
बताते चलिए और ध्यान देते चलिए, आपको समझ में आता रहेगा, एक एक क्वेश्चन आप क्लियरली समझ सकते हैं। दिस इन द थर्ड सेंटेंस रिफर्स टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, मरती जा रही है। क्या होती जा रही? मरती जा रही है। आगे बताइए मेरे दोस्त, what is one of the greatest disadvantages of the present time? वर्तमान समय की जो प्रेजेंट टाइम के जो सिविलाइजेशन की क्या डिसएडवांटेजेस हैं? what is disadvantages? That's we have an internal threat from our own kind. हमारे अपने खुद के लोगों से हमारे पास में क्या है मेरे दोस्त? डर है, कहीं ऐसा ना हो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। विच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ ट्रबल्स द राइटर मोस्ट? कौन से चीजों को राइटर सबसे ज्यादा ट्रबल करता है? देयर इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। सही बात है, चीजों का। अरे बोलता नहीं है वो राइटर कि भाई साहब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। कुछ लोग इतना आलीशान रहते हैं कि 10 बीघे में एक घर बना हुआ, पूरा एक बंदा रह रहा है फार्म हाउस में अकेला। What according to the writer was the desert that surrounded the oasis? क्या है? ये भी बहुत बेहतरीन सा वर्ड है। ये मतलब मेरे दोस्त, अनपढ़ता जिसे हम लोग कहते हैं, जो व्यक्ति के पास में अनपढ़ता होती है उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सेवेजरी होगा, असभ्यता जिसे हम कहते हैं। Which of the following statement is not true according to the facts given the passage? दिए गए पैसेज से कौन सा फैक्ट्स एक्चुअल में सुटेबल नहीं है? गुड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फॉर ऑफ प्लेसेस, एकदम सही है। सम एंशियंट सिविलाइजेशंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, एकदम सही है। मोस्ट पीपल शेयर देयर मनी इक्वली है, ना 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 ना, यही तो गलत है। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत से लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए, बोलो हाँ कि ना। ठीक ना? अगला बताइए। द पंचतंत्र इज लीजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। कहां से? भारत से। भारत से। तो उसमें क्या है? ओरिजिनली कंपोज्ड इन सेकेंड सेंचुरी बीसी। सेकेंड सेंचुरी बीसी में ओरिजिनली ये क्या किया गया था? कंपोज किया गया था। पंचतंत्र इज क्या है? पंचतंत्र इज, सोच समझ के बताइए। व्हाट अ कंडीशन, व्हाट अ कंडीशन। पंचतंत्र इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है भाई साहब? विश्वास किया जाता है कि यह विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। क्या किया गया था? लिखा गया था। विष्णु शर्मा along with many other scholars, और हां विष्णु शर्मा ही नहीं, उनके साथ साथ बहुत से और स्कॉलर्स थे मेरे भाई। ये भी होगा along with के साथ में along, near with नहीं होता, next with नहीं होता, beside with होता ही नहीं, तो along with के साथ साथ, बोलो हाँ कि ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज what? along with many other scholars, the purpose behind the composition, कंपोजिशन, इसके बिहाइंड क्या कारण था मेरे भाई? बता सकते हैं आप? कैन यू टेल मी एनीवन? कंपोजिशन वाज टू इम्प्लांट मोरल वैल्यूज एंड गवर्निंग, मतलब मोरल वैल्यूज को क्या करना मेरे दोस्त? इम्प्लांट करना और गवर्निंग कराना। ठीक है मेरे भाई। सो ऑप्शन क्या होगा? वॉज होगा, वॉज। After that what happens? Governing. After that what happens my dear? Just you feel. तब क्या होता है उसके बाद? उसके बाद देखिए आप लोग समझेंगे। 5th में मतलब 36 में जरा बताइए। गवर्निंग, what गवर्निंग स्किल्स इन द यंग सन ऑफ
द किंग। हाँ, मतलब जो सन होता है, जो बच्चा होता है किंग का, उसके उसमें क्या करना, इनबिल्ड कराना, उसमें एक अच्छा स्किल पैदा करना, एक अच्छे स्किल को डेवलप करना। क्या करना मेरे दोस्त, एक अच्छे स्किल को डेवलप करना। बोलो हाँ कि ना। चलिए, चनहूद्रो was a tiny settlement less than 7 hectares and compared to Mohenjo-daro 125 hectares. Almost exclusively devoted to craft production including head making, cell cutting, mental walking, seal making and weight making. The variety of materials used to make beads is remarkable. Stones like carnelian of the beautiful red color, jasper, crystal, quartz, and stite metal like copper, bronze, and gold, and silphians and terracotta, एंड बर्न्ड क्ले, और बर्न कर दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, वही स्टोरी है। ये पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो का जो है कि क्या है मेरे दोस्त, स्टोरी है, दैट वी नो वेरी वेल। चलिए बंधु, हम बात करते हैं इसमें क्या करते हैं, विच ऑफ द फाइनल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द बीड्स। शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है वो, किसके बारे में, चीजों को पॉलिश। जब हम किसी चीज की आर्कियोलॉजिस्ट की जब खुदाई करते हैं तो उसमें बार बार हम चीजों को रिमूव करके देखते हैं कि इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला, है कि नहीं। तो उसमें पॉलिशिंग का मतलब होता है चमकाना, पॉलिशिंग। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, क्या करना, ग्राइंडिंग, पीसना। चिपिंग का मतलब चिप से बनता है, चिपिंग कहते हैं, इट इज बीइंग चिप्ड। बोलो हाँ की ना, 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 बोलो हाँ की ना, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, ड्रिलिंग। अच्छा, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग भी है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, अल्टीमेट एंड फैंटास्टिक। कैसे मेरे भाई, इसमें ड्रिलिंग यूज किया जाएगा, क्यों, क्योंकि जब उसको खुदाई करते हैं तो हम पहले ड्रिलिंग करते हैं, पॉलिशिंग तो तब करते हैं जब उसको निकाल लेते हैं तब। बोलो हाँ कि ना। तो आगे बताइए मेरे भाई, अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं क्या, विच ऑफ द स्टोन्स इज वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू मोल्ड। कौन सा ऐसा है जिसे हम लोग एकदम बहुत सॉफ्ट होता है वो स्टोन और उसे मोल्ड भी कर सकते हैं। कैन यू टेल मी, एनीवन प्लीज, कैन यू टेल मी, दैट इज वेरी नाइस। स्टेटाइट होता है जिसे हम साबुन का, क्या कहते हैं, साबुन, एक साबुन का पत्थर होता है, उसे हम साबुन, बहुत नरम होता है, बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है, थोड़ी सी कुट पे वो टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगला बताइए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ दीज क्राफ्ट्स वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड इन चनहूदरो। कौन सा ऐसा है जो नहीं यूज किया गया है आपके चनहूदरो में, जल्दी से बताइए। पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग, मेटल कटिंग है, वेट मेकिंग है, स्टील है, हम आप लोग पढ़े ही थे अभी थोड़ी देर पहले। ये है आपका ऑप्शन ए, पेपर मेकिंग। अगला बता दीजिए आप सभी लोग, सेल ऑब्जेक्ट्स, सेल ऑब्जेक्ट्स वर मोस्टली मेड एट नागेश्वर एंड बालाकोट बिकॉज, फटाफट बता दीजिए, इट्स अ वेरी इजी, कम ऑन एंड टेल अस। सेल्स वर रेडली अवेलेबल इन दीज कोस्टल एरिया, सेल्स उसके कोस्टल एरिया में उपस्थित थे, उपस्थित थे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई साहब, वेरी इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर लार्ज अर्बन सेंटर्स, एकदम सही है। चनहूदरो वॉज एक्सक्लूसिव डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, एकदम सही है, हम लोग अभी पढ़े भी हैं इनके बारे में, बोलो हाँ कि ना। बीड्स वर मेड इन न्यूमरस शेप ऑफ साइज, एकदम सही है। कार्नेलियन इज अ ब्यूटीफुल फ्लोसिस स्टोन, एकदम गलत है मेरे भाई, यही गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई साहब, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपको बताना है,
एकदम एक एक शब्द को क्लैरिफाई करके रीअरेंजमेंट कर देना है आपको। बताइए, हाउ एवर से क्या सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट अ सेंटेंस? नो, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट यहां पे अमेरिका है सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम, अमेरिका के पास बहुत सारे लॉन्ग रिवर सिस्टम है मेरे भाई। डी ऑप्शन, तो डी यहां पे है, ए हो गया। अच्छा, बी में भी तो है, सी में, डी में भी तो है, सिर्फ सी में नहीं है, इसी को क्रॉस कर दीजिए। पहले क्या होगा मेरे भाई? पहले डी होगा। उसके बाद ऑल दो नॉट द लार्जेस्ट रिवर द रियो ग्रांडे इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा उसके पास, क्योंकि भाई जब अमेरिका के उसके वो है तब तो तभी तो वो बात करेगा। तो डी एंड सी, डी एंड सी, डी एंड सी, दो ऑप्शन में से अब हम लोग क्लियर करेंगे। या तो आपका ए हो सकता है या तो आपका बी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे बट अनलाइक अदर रिवर इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग, लेकिन वो यूज नहीं की जाती। हाउ एवर इट्स इंपॉर्टेंट टू प्राइमरली फॉर द लोकेशन। एकदम सही है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, हाउएवर क्लॉथ डायर्स बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट, इंडियन इंडिगो वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जरा सोच समझ के बताइए, वॉट विल बी द एक्चुअल वर्ड? मेरे दोस्त डी से स्टार्ट होगा फिर से, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ रहा है। Indian indigo was very expensive and only small quantities reach the European markets. यूरोपियन मार्केट्स में बहुत चीप चीजें पहुंचा करती थी। तो डी होगा, डी या डी के बाद सी आएगा या तो ए आएगा। उसके बाद यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड अपॉन अ प्लांट। ये डी ए, डी ए किसमें है? ऑप्शन डी, डी ए, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी बता दीजिए, सोच समझ के एकदम बताइए। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। 44, ठीक है जी। जरा बताइए, जस्ट बिफोर सैक्रिफाइस वंस व्हेन ट्रेवलिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट द किंग वॉज कैप्चर्ड बाई अ पावरफुल ट्राइब। ओहो, यहीं से स्टार्ट हो गया। जब एक बार राजा जो है कि फॉरेस्ट से क्या कर रहा था? ट्रेवल कर रहा था, उसी समय ट्राइब के द्वारा वो क्या कर लिया गया? कैप्चर्ड कर लिया गया। बी, एक ही ऑप्शन है ही, वो है ऑप्शन डी। उसके बाद द ट्राइबल प्रीस्ट डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द किंग टू दियर गॉड। अंडरस्टैंड माय डियर? सो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी करेक्ट हो गया। इसे आप लोग जानते ही हैं। अगला आप लोग बता दीजिए, द ब्रेन इज एक्टिव हाउ एवर द बेबी वी स्पेंड। हाँ, इसमें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 100% बोलो हाँ कि ना माय डियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? होना चाहिए मेरे भाई। तो जरा आप सभी लोग समझ लीजिए, इसमें होगा सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ना कि वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग। अपना 1/3 टाइम हम लोग किसमें समाप्त कर देते हैं? सोने में समाप्त कर देते हैं। पहले सी और उसके बाद सी। अब बताइए, उसके बाद हाउ एवर द बॉडी यूटिलाइजेस द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली। वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, पूरे बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका डी। बोलो हाँ कि ना? इज दैट क्लियर और नॉट? ये रहे आपके 45 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, जो कि एग्जाम कभी भी आ सकता है। बोलो हाँ कि ना मेरे भाई? इज दैट एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम।